हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया के केस में आखिर आज हुआ क्या। पूरा अच्छे से हम जानेंगे क्योंकि आपको पता हो कि हम लोग सारा जो केस है तो पूरे केस को हम लोग बिल्कुल लाइव देख रहे थे। तो एग्जैक्टली हम ही लोग बता सकते हैं कि आज आखिर फाइनली हुआ क्या क्या है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि सारा जो भी अपडेट हो रहा था हम उसको अपने चैनल पर अपडेट कर देते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसको भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सारा अपडेट हमने उस समय किया था। और हमसे ज़्यादा अपडेट हमारे जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर भी अपडेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो पता है यहाँ पे हम काफ़ी कम लोग अपडेट कर रहे थे। वहाँ पे जो 550 मेंबर हैं वो सभी लोग वहाँ पे अपडेट कर रहे थे मिलकर, तो कई साइड से मिलकर अपलोड कर रहे थे। इस कारण यहाँ पे अपडेट और जल्दी जल्दी हो रहा था। तो आप चाहें तो ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लाइव मार्केट में हर चीज़ का अपडेट और सही सही अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वोडाफोन आइडिया कैसा परफॉर्म किया था। तो देखिए वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो आज क्लोजिंग जो हुआ है 9 रुपये पे क्लोजिंग हुआ है। जो कल क्लोजिंग था वो 8 रुपये 90 पैसा पर था, यानी कल से 10 पैसा ऊपर बंद हुआ है, यानी 1% ऊपर बंद हुआ था। आज गैप अप ओपन हुआ था 9 रुपये 40 पैसा पे और हाई लगाया था 9 रुपये 70 पैसा। ये हाई सुबह में नहीं लगा था, शाम के टाइम में 2 से 3 के बीच में लगा था। और उसके बाद तुरंत लो भी लगा था 9 रुपये 60 पैसा के आसपास चल रहा था, 70 पैसा के आसपास चल रहा था। वहाँ के बाद तुरंत लो मारता है 8 रुपये 25 पैसा का और फिर वहाँ से रिकवर करते करते 9 रुपये पे जाके बंद हो जाता है। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। शेयर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो अगर आप इंटरडे में इसको ट्रेड किए तो आपको अच्छा खासा फायदा हुआ होगा। आपको पता है कि जो वोलेटिलिटी आया तो 3 बजे के बाद आया था, और 3 बजे के बाद जीरोधा ही एक ऐसा है जो इंटरडे अलाउ करते हैं। तो आप चाहे तो जीरोधा में भी इंटरडे ट्राई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका डिलीवरी परसेंटेज आज का कैसा है। तो डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें तो आप देख सकते हो इसमें डिलीवरी परसेंट शानदार है, 31% डिलीवरी हुआ है। और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो 32,22,10,026 का हुआ है। ट्रेडेबल क्वांटिटी तो आप देख सकते हो कितना हाईली नंबर है। तो देखिए अगर वोडाफोन आइडिया में अगर बात करें तो जो केस शुरू होता है वो काफ़ी लेट शुरू होता है। जो टाइम था केस शुरू होने का 2 बजे का टाइम था, लेकिन जो अरुण मिश्रा सर है वो किसी और केस में बिजी थे, इसके कारण इनका उस समय कनेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद ये जब सारे तीनों जज एक साथ कनेक्ट होने की कोशिश किए तो उस समय टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आया था, इसके कारण से केस में और डिले हुआ और केस करीब 3 बजे के आसपास में शुरू हुआ था। तो जैसे ही केस शुरू हुआ तो जैसा पिछली बार बोला था इन्होंने कि अगली बार आपको आना है तो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, तो इसलिए इनकम टैक्स जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है ये सब चीज़ें लेकर गए थे उन्हें दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा हम किए हैं, हम 1,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं। और ये केस सिर्फ वोडाफोन आइडिया का नहीं था, एयरटेल का था, टाटा का था, तो सबका था। तो सभी लोग वहाँ पे गए थे। उसके बाद हियरिंग शुरू हुई तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जैसे वोडाफोन आइडिया इसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि शुरुआत में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसके खिलाफ है और वोडाफोन आइडिया बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केस आगे बढ़ा तो बीच में क्या हुआ, तो इन्होंने बोला कि आप आखिर इतना साल में कमाए क्या है, अगर आप कमा नहीं पा रहे हैं तो आपको किस बेसिस पे आगे हम आपके बिजनेस को आगे चलाने का समय दें, जब आप प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे हैं, आप इतने साल में किए क्या। तो ऐसा ऐसा सवाल काफ़ी पूछा गया था, क्योंकि ये सवाल सही भी आखिर किस बेसिस पे इन्हें आगे का टाइम दिया जाए, जब अभी ये प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो आगे चल के कैसे किस बेसिस पे विश्वास कर लिया जाए कि ये प्रॉफिट कमाएंगे। ये सारे बात वहाँ पे डिस्कस किया गया था। फिर उन्होंने इसके बाद बोला कि आपका इतना ज़्यादा लॉसेस है तो हम कैसे आप पे विश्वास कर ले कि आप आगे आने वाले समय में प्रॉफिट कमाएंगे और जो भी आपका एच ड्यू है उसको आप पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने बोला कि हमारे जितने भी एसेट थे सबको हम यूज़ कर दिए हैं और उसके बाद इनके पास कोई भी बैंक नहीं है जो इनको लोन देने को तैयार है। तो आगे के लिए लोन के लिए भी इन्हें बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इस समय जज काफ़ी भड़क के थे, उन्हें बोले थे कि आप कैसे सिचुएशन में हमें ला दिए हैं कि जब आपका कोई भविष्य नहीं है तो किस बेसिस पे आगे आप एजीआर का पेमेंट कर सकते हैं। ये उसके बाद इन्होंने बोला कि कौन है जो वोडाफोन आइडिया को मैनेज कर रहा है। फिर इसके बाद और आगे बात बढ़ी तो ये बोले कि आप तो विदेशी कंपनी है, आप पे हम कैसे विश्वास कर ले कि आप पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है वोडाफोन एक पीएलसी है जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। तो इन्होंने बोला कि वो कंपनी अलग है और ये वोडाफोन आइडिया जो है ये इंडियन कंपनी है। तो वोडाफोन आइडिया इंडियन कंपनी है तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद और भी बात हुई थी, जैसे एयरटेल ने अपना पेमेंट कर दिया था तो इन्होंने चाह रहा था पेमेंट उसका रीअसेसमेंट हो, रिकैलकुलेशन हो, जिसके खिलाफ जज ने डायरेक्ट बोला कि ये सब पॉसिबल नहीं है, अगर आप लोग ज़्यादा करोगे आप सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा पेनाल्टी लगाया जाएगा जो कि अभी तक किसी भी केस में पेनाल्टी नहीं लगा है। लेकिन फिर भी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लगे हुए थे कि इनका जो केस है दोबारा रीओपन हो, लेकिन इन्हें डायरेक्ट मना कर दिया गया कि नहीं ये अब दोबारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोबारा उस केस में पीछे जाओ, फिर से उस फाइल को ओपन करो, फिर से कैलकुलेशन करो, तो ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। इन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि हम अपने ऑर्डर को वायलेशन नहीं कर सकते, जो ऑर्डर हो गया है सो हो गया है, अब आपको उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। फिर काफ़ी ये सब करने के बाद वोडाफोन आइडिया तैयार हुआ कि हम ठीक है 54,000 करोड़ जमा करने के लिए रेडी हैं, और लेकिन ये अभी हम तुरंत नहीं कर पाएंगे, इसका पेमेंट हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। ये करीब 15 से 20 साल का वक्त मांग रहे थे, शुरुआत में तो 20 साल ही मांग रहे थे, तो 20 साल पे
जज रेडी नहीं हो पाए थे उस समय इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कम से कम 20 साल दीजिए, तो इस तरह से किसी तरह से 15 साल पे भी आ गए थे कि नहीं 15 साल तो कम से कम दीजिए, इससे हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके काफ़ी कुछ करने के बाद 20 साल के लिए जज रेडी। इन्होंने ये भी बोला कि आपने आखिर इतना साल में किया क्या है, आपने इंडिया को दिया क्या। देखो ये देशभक्ति वाली भी बात होती है कि आप आखिर इतना कमाए क्या, कि आप सारा लुटा कैसे दिए। तो काफ़ी चीज़ें जो कि ज़रूरी भी था उस पर बात हुई। एक चीज़ और ज़रूरी बात हुई कि IBC यानी आपको पता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो होता है, इसका मिसयूज़ हुआ है। कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है कि कोई भी कंपनी अगर बकाया नहीं जमा कर पा रही है तो डायरेक्ट अपने आपको IBC की तरह रजिस्टर करेगी और वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने बोला कि इसका मिसयूज़ किया जा रहा है और ऐसे कंपनी अपने लायबिलिटीज़ से भागने की कोशिश कर रही है। तो उसके खिलाफ भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कानून में कुछ चेंज किया जाए। उसके बाद केस और आगे बढ़ता है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न ये सब जमा करते हैं और वोडाफोन आइडिया को डायरेक्ट जज ने बोला कि आप पिछले 10 साल का अपना सारे लायबिलिटीज़ दिखाओ, कहाँ पर आपका पैसा खर्च हुआ, आखिर आप इतना ज़्यादा कमाए तो पैसा किए क्या। तो उस पर उन्होंने बोला कि पिछले 10 साल में इन्होंने 6.27 लाख रेवेन्यू जमा किया, इसमें से करीब 5 लाख के इनका जो एक्सपेंसेस है उस पर खर्च हो गया। तो इस पर जज फिर से भड़क गया कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस आप कहाँ खर्च कर दिए। तो सारा इसका डाटा शीट मांगा गया है कि आप पूरा हमको डिटेल के साथ दिखाओ, अगली बार आओ तो सब कुछ लेके आना कि ये सब पैसा कहाँ खर्च किया गया। और इसी तरह से जज आगे बढ़ते रहा और लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि कोई दोबारा से रिकैलकुलेशन नहीं होगा और दोबारा से केस को पीछे ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला कि आप और क्या दिखाइएगा, तो बोले कि हमारा जो GST रिटर्न आने वाला है करीब 8,000 करोड़ का, वो उसको आप एज ए गारंटी रख सकते हैं, प्लस में जो स्पेक्ट्रम है इसको भी एज ए गारंटी आप रखिए। अगर हम जमा नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे लाइसेंस को कैंसिल कर दीजिए और स्पेक्ट्रम को भी कैंसिल कर दीजिए। तो लास्ट में यही बात हुआ, AGR बकाया को नहीं जमा कर पाता है तो उस केस में इनके स्पेक्ट्रम को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो भी पैसा होगा उसको ऑक्शन करके ले लिया जाएगा। लेकिन अभी फैसला नहीं दिया गया है क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं डिपेंड करता है, गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि क्या इसको परमिशन देना चाहिए, नहीं दिया जाए या नहीं देना चाहिए, ये सब चीज़ों को डिस्कशन वहाँ किया जाएगा। और उसके बाद लास्ट में यानी कि 10 अगस्त को जो अगला हीरिंग है वो 10 अगस्त को रखा गया। उस दिन उम्मीद है कि सारा सब कुछ फाइनल हो जाएगा और 10 अगस्त को ये फैसला सुनाएगा। तो एक तरह से मैंने आपको सब कुछ जो भी हुआ सब चीज़ का मैं समरी दे दिया हूँ। इसमें बहुत पॉइंट नहीं लिखे हैं जो आप देख रहे होंगे क्योंकि हम लोग वहाँ लाइव देख रहे हैं तो सभी कुछ हमें पता था। तो अगर आप भी अगली बार से चाहते हैं कि लाइव ज्वाइन करने का मौका मिले, अगर अगली बार भी लिंक मिलता है तो आपको दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके चलते टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं कि वहाँ सब क्या नज़र आता है, आगे हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए हम वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल चार्ट पा चुके हैं। चार्ट जीरोधा का है और इसमें आप देख सकते हो कि मैंने पिछले जो भी सपोर्ट ड्रॉ किया था ये सारे इसमें सेव हो जाते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर भी है जिसकी मदद से आप पता कर पाते हैं टेक्निकली शेयर कहाँ जाने वाला है। तो काफ़ी यूजफुल ये ऐप है जीरोधा। आज पता है कि आज इसमें लोअर सर्किट भी लग सकता था, लोअर सर्किट लिमिट था 8.05। तो इस केस में क्या होता है कि कभी कभी आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता, उसमें आपको GTT लगाना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फैसिलिटी है जीरोधा का जो GTT प्रोवाइड करता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 8.05 है तो आप एग्जैक्ट 8.05 भी और चाहे तो 8.00 और 7.95 भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि सिर्फ स्टॉप लॉस से पॉसिबल नहीं, आप ये नहीं लगा पाओगे। अगर लोअर सर्किट लिमिट 8.05 है तो ये सारे उसमें पॉसिबल नहीं होता है, ये सब GTT के थ्रू ही लग पाता है। अगर आप वोडाफोन जैसे डिक्सी शेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जीरोधा अकाउंट तो जरूरी खोलना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलेगा आपको अगर उस लिंक के थ्रू करते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देख सकते हो कि जो सपोर्ट था हमारा कई बार जो टूटा था वो अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ के ऊपर क्लोजिंग भी दिया था, लेकिन फिर से ये 9 रुपये के आसपास में आके क्लोज हो गया है। अगर हम MACD की बात करें तो MACD इसका भी सेल सिग्नल दिया हुआ है और RSI की बात करें तो RSI 50 के आसपास में है जो कि न्यूट्रल दिखता है, जबकि एक समय ओवरसोल्ड रीजन में भी आया था, वहाँ से रिकवर किया और ये अच्छा खासा में अभी न्यूट्रल जोन बना जाता है। तो MACD का सेल का सिग्नल है। अगर बाकी हम बात करें, शेयर में एक समय पॉजिटिविटी आया था लेकिन लास्ट तक न्यूट्रल फैसला होके गया है। तो इस शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, नहीं आप ऐसा सोचो कि 10, 12, 14 का आपको लेवल मिल जाए। ये ऊपर का लेवल पॉसिबल भी नहीं है, नीचे का लेवल पॉसिबल नहीं है। अभी शेयर बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है, इसी रेंज में कहीं घूमते रहेगा आपका 9, 10, 8 इसी रेंज में कहीं घूमते रहेगा। और ऑप्शन चिन्ह की बात करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है FNO बैन है। तो FNO बैन है तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारे पोजीशन पुराने हैं। तो जब FNO बैन से शेयर बाहर आता है उसके बाद हम ऑप्शन चिन्ह की कंसीडर करेंगे क्योंकि अभी हमें कोई मतलब नहीं उससे, तब हमें एक्यूरेट और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा कि ये शेयर आगे क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, आप चाहे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही वो जगह था जहाँ पे मैं लाइव आपको अपडेट दे पा रहा था। क्योंकि मैं अगर वीडियो बनाऊँ भी तो उसमें टाइम लगता था। तो लाइव अगर आपको अपडेट तुरंत चाहिए तो आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें डिस्कशन ग्रुप है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।